एवरीवन, वेलकम टू अपना सपना JRF एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं PYQs फॉर गेट एक्सेल। आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज कौन से क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिएगा, आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे वो है गेट 2022 एक्सेल के लिए है और उसमें जो बायोकेमिस्ट्री वाला पार्ट है उसके क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि हमने अभी गेट एक्सेल के लिए PYQs प्रैक्टिस की सीरीज स्टार्ट की है, जिसके अंदर अभी तक हमने बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया है, जो हमारे गेट 2023 के अंदर आया है। ठीक है, गेट 2023 में बायोकेमिस्ट्री के अंदर जितने भी क्वेश्चन आए हैं, आइदर वो 1 मार्क के हैं या 2 मार्क के हैं, वो सब हमने कर लिए हैं। आई होप आपने वो वीडियोस देख ली होंगी। और आज हम करने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री के लिए ही गेट 2022 के लिए। चलिए तो देखते हैं अपना सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो यहां पर भी 1 मार्क के क्वेश्चन भी आते हैं और 2 मार्क के क्वेश्चन भी आते हैं। आज की इस वीडियो में हम 8 क्वेश्चन करने वाले हैं जो 1 मार्क के होते हैं। उनमें हमारे MCQ भी हो सकते हैं, MSQ भी हो सकते हैं और NET टाइप क्वेश्चन भी हो सकते हैं। सबको आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आया हुआ है, विच ऑफ द इम्यून सेल्स लिस्टेड बिलो आर ए ग्रैनुलर। इन चारों में से कौन सा सेल, कौन कौन से सेल्स ऐसे हैं जो कि ए ग्रैनुलर हैं। तो ये क्या होते हैं, कहाँ मिलते हैं, वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ। तो हम सभी जानते हैं कि हमारे अंदर एक कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड, जो हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स को कनेक्ट करता है। ब्लड के अंदर 3 चीजें होती हैं, एक होता है प्लाज्मा, कुछ होते हैं ब्लड सेल्स और थर्ड पार्ट होता है यहां पर ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, तो यहां पर ये जो ब्लड सेल हैं ये कितने होते हैं, इसमें आता है आरबीसी आता है और WBC आता है। ठीक है, आरबीसी और WBC। आरबीसी क्या करते हैं, आरबीसी ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करते हैं, क्योंकि इसके पास हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन से बाइंड करता है और पूरी बॉडी के हर एक सेल में जाकर के ऑक्सीजन को कैरी करता है। यहाँ पर ये जो WBC होते हैं इनको बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। ये WBC हेल्प करते हैं हमारे इम्यून सिस्टम के लिए। हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है उनके अंदर ये सेल्स काम करते हैं WBC, जिनको कंबाइनम ल्यूकोसाइट बोलते हैं। अब ये WBC को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स। ठीक है, जैसे कि अगर आप एक सेल देखते हैं तो सेल के अंदर हमें ऐसे ग्रेन्यूल्स दिखाई देते हैं, तो जिनमें वो प्रोमिनेंटली दिखाई देते हैं उनको बोल देते हैं ग्रेनुलोसाइट या फिर ग्रेनुलर सेल। और जिनमें ये होते तो हैं लेकिन प्रोमिनेंटली दिखाई नहीं देते, उन्हें बोलते हैं ए ग्रेनुलोसाइट या फिर ए ग्रेनुलर। यहां पर अगर बात करें ग्रेनुलर सेल की, तो इसमें आते हैं 3 टाइप के, इसिनोफिल्स, सेकंड है बेसोफिल और थर्ड कैटेगरी होती है इसके अंदर न्यूट्रोफिल्स। यहीं पर अगर बात करें जो ए ग्रेनुलर साइट है, इनमें भी 2 टाइप होते हैं। एक रहता है मोनोसाइट्स होते हैं और होते हैं लिम्फोसाइट्स। ये मोनोसाइट्स आगे जाकर के बनाते हैं मैक्रोफाज, और यहां पर ये जो लिम्फोसाइट है फर्दर 2 टाइप के होते हैं, टी लिम्फोसाइट जिनको टी सेल बोलते हैं और बी लिम्फोसाइट जिनको हम बी सेल बोलते हैं। ठीक है, यहां पर ये जो मैक्रोफाज है और ये जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, इन दोनों के पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। इसका मतलब होता है फैगोसाइटोसिस। इसका मतलब है कि बाहर से कोई भी पैथोजन जब आता है तो वहां पर सबसे पहले साइट पर आते हैं न्यूट्रोफिल्स और आकर के उन पैथोजन को इनगल्फ करते हैं, अपने अंदर डाइजेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैक्रोफाज और न्यूट्रोफिल्स दोनों के अंदर ही फैगोसाइटोसिस की प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से कौन कौन सा सेल क्या है, ए ग्रेनुलर है, मतलब जिसमें ग्रेन्यूल्स नहीं है। तो देखिए यहाँ पर बात करें मोनोसाइट की, अभी पढ़ के आए हैं, मोनोसाइट भी क्या है, ए ग्रेनुलर है, और टी सेल भी क्या है, ए ग्रेनुलर है। तो मतलब ये भी हमारा आंसर होगा।
ये भी हमारा आंसर होगा, ये हमारा आंसर नहीं होगा। और जो मास्ट सेल हैं जो कि एलर्जिक रिएक्शन में रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो यहाँ इस कैटेगरी में आते हैं, मास्ट सेल जो है वो इस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है मास्ट सेल क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। तो यहाँ ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, यानी इस क्वेश्चन के लिए आर और एस दिया है हमें सी ऑप्शन में, तो हमारा इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा द थर्ड ऑप्शन। आर और एस दो ऐसे सेल हैं जो कि इम्यून सिस्टम का पार्ट है और उनके पास ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं, या फिर होते हैं तो दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 29 विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज लोकेटेड इन द आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन की अगर बात करते हैं तो चलिए इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देती हूं मैं। एक माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो कॉन्टिन्यूअस होती है इस तरीके से, और जो अंदर वाली होती है उसमें डीप इनफोल्डिंग होती है इस तरीके से यहां पर, ठीक है। अब जैसे देख सकते हैं आप, ये है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और ये होती है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। यहां पर ये जो ये वाला पार्ट है बीच वाला, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स, और यहाँ ये जो स्पेस होता है दोनों मेम्ब्रेन के बीच में होता है, ये वाला पार्ट क्या है, मैट्रिक्स होता है। तो देखो आपने अगर पढ़ा है रेस्पिरेशन के बारे में या फिर बेसिकली आपने इसके बारे में पढ़ा है तो आपको पता होगा कि मैट्रिक्स के अंदर तो इलेक्ट्रॉन मैट्रिक्स के अंदर होता है क्रेब्स साइकिल, और यहाँ ये जो इनर मेम्ब्रेन है इसमें चलती है एटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अंदर चलता है एटीसी, और यहाँ ये मैट्रिक्स वाला पार्ट जो है यहाँ पर होता है टीसीए साइकिल, यानी क्रेब्स साइकिल चलती है, ठीक है। तो जो आपको यहाँ एंजाइम्स दिए हैं 4, इनमें से पूछा है कि कौन सा एंजाइम है जो कि आउटर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ना कि अंदर या फिर मैट्रिक्स में। तो देखो जब आपने क्रेब्स साइकिल पढ़ा है कभी भी तो आपको पता होगा कि सिट्रेट सिंथेज की रिक्वायरमेंट हमें क्रेब्स साइकिल में होती है। जो फर्स्ट स्टेप होता है वहीं पर सिट्रेट की फॉर्मेशन होती है, तो उस एंजाइम के लिए रिक्वायरमेंट होती है सिट्रेट सिंथेज की। तो यदि ये टीसीए में काम करता है और टीसीए कहाँ होती है, मैट्रिक्स में, तो ये एंजाइम भी कहाँ होना चाहिए, ऑफ कोर्स ये एंजाइम मैट्रिक्स में होगा, ठीक है। ओके, इसके बाद बात करें फ्यूमरेज की, ये भी टीसीए साइकिल में ही इन्वॉल्व होता है। जब सक्सीनेट से फ्यूमरेट बनता है तो वहां पर फ्यूमरेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर ये टीसीए में काम करता है और टीसीए मैट्रिक्स में होता है तो ये एंजाइम भी कहाँ होगा, मैट्रिक्स में ही होगा। इसके बाद बात करें सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज की, तो ये एंजाइम भी टीसीए साइकिल में ही काम करता है और सक्सीनेट को बनाता है, लेकिन ये एंजाइम जो है मैट्रिक्स में नहीं होता, ये जो इनर मेम्ब्रेन होती है वहां पर होता है। तो यहाँ पर ये इनर मेम्ब्रेन में होगा ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब बचा है मोनोएमीन ऑक्सीडेज, ये होता है आउटर मेम्ब्रेन में। ये जो एंजाइम है ये आउटर मेम्ब्रेन में होता है। अच्छा, ये करता क्या है, हो सकता है अगली बार इसके काम को लेकर के क्वेश्चन आ जाए। तो जैसे कि नाम से इंडिकेशन है मोनोएमीन ऑक्सीडेज, मतलब ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि ऐसे कंपाउंड जिनके पास एक अमीन ग्रुप होता है, NH2 क्या है, अमीन ग्रुप है, तो ऐसे कंपाउंड जिनके पास एक अमीन ग्रुप होता है उनका ऑक्सीडेशन कर देता है ये, ठीक है। इसीलिए इसका नाम क्या है, मोनोअमीन ऑक्सीडेज। जैसे यहां पर देखिएगा, एन एंजाइम कॉल्ड मोनोअमीन ऑक्सीडेज इज इन्वॉल्व इन रिमूविंग द न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे कि नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन और डोपामिन फ्रॉम द ब्रेन। देखो होता क्या है कि हमारे ब्रेन में अगर आपने पढ़ा है ये जो न्यूरॉन होते हैं, जैसे ये एक न्यूरॉन है और ये दूसरा है, तो यहाँ पर कुछ वेसिकल्स बनती हैं जिनमें न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल दिया है, एपिनेफ्रिन है, नॉरएपिनेफ्रिन है, और ये ऐसे कंपाउंड है जिनके पास एक अमीन ग्रुप होता है। तो यहाँ पर ये फ्यूज करके इसको एक्टिवेट कर देते हैं। एक्टिवेट करने के बाद ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है फिर से री अपटेक कर लिए जाते हैं, ठीक है। यहाँ अपटेक करने के बाद इनकी ज़रूरत है नहीं, यानी जिस काम के लिए ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुए थे वो काम हो गया है। तो अब बारी है कि इस न्यूरोट्रांसमीटर को फिर से किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो यहाँ जैसे ये रीअपटेक किए जाते हैं तो यहाँ आने के बाद इन मोनोअमीन, ये जो कंपाउंड है
ये जो मोनोअमीन है जैसे कि नोरएपिनेफ्रिन है, एपिनेफ्रिन है, इनको कन्वर्ट कर दिया जाता है अदर फॉर्म में, इनको अदर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जैसे कि मोस्टली कीटो एसिड जो है उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। और ये काम कौन करता है? ये काम करता है मोनोअमीन ऑक्सीडेज। ठीक है, तो ब्रेन के जो सेल है न्यूरॉन, उनके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है उसमें ये मोनोअमीन ऑक्सीडेज प्रेजेंट है, जो कि ब्रेन को, जो कि वहां पर जो डोपामिन है, सेरोटोनिन है, नोरएपिनेफ्रिन है, उनको कन्वर्ट कर देता है किसी दूसरी फॉर्म में। ओके, तो यहां हमारा इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा द थर्ड ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। Which one of the following statement about the DNA polymerase third of E. coli is not correct? E. coli यानी कि प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट के अंदर जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड मिलता है उसके बारे में इन चारों में से कौन सी बात सही नहीं है? यानी कि ये 4 ऑप्शन है, 3 सही बात है, 1 गलत है, आपको बताना है कौन सा गलत है। तो यहां मैं आपको बता देती हूं इस टेबल के बारे में, जिससे आपके कई सारे क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ जो डीएनए पॉलीमरेज है इन द प्रोकैरियोट्स, वो कई सारे टाइप के होते हैं, जैसे कि 1 टाइप है, 2 है, 3 है, 4 और 5 है। तो यहाँ पर जो डीएनए पॉलीमरेज 1 होता है उसके पास 3 एक्टिविटी होती हैं। इस टेबल को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, हो सकता है अगली बार यहाँ 1 के बारे में पूछ लिया जाए, या 2 के बारे में पूछ ले, या 4th 5th के बारे में पूछ ले। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट ये टेबल है। तो यहाँ डीएनए पॉलीमरेज 1 जो होता है उसके पास 3 एक्टिविटी है। एक होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमराइजेशन, मतलब कि अगर कोई नया डीएनए बनाना है तो ये 5 प्राइम से 3 प्राइम, ये तो हमें पता है कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो 5 से 3 प्राइम होता है। तो यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमराइजेशन कर सकता है, यानी डीएनए के सिंथेसिस कर सकता है। ये एक्टिविटी इसके पास होती है। इसके बाद इसके पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी भी होती है, जिसको बोलते हैं प्राइमर रिमूवल। यानी कि जब नया डीएनए बनता है तो उसके लिए हमें प्राइमर की जरूरत होती है, लेकिन जब पूरा डीएनए बन जाता है तो उस प्राइमर को हटाना होता है। तो वहां पर हटाने के लिए 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्टिविटी की जरूरत होती है, जिसको बोलते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज। मतलब वहां से जो न्यूक्लियोटाइड है उनको हटाते चले जाएंगे, और कैसे मूव करेंगे? 5 टू 3 मूव करेंगे। तो इसको हम बोलते हैं प्राइमर रिमूवल। इसी को ही हम बोलते हैं निक ट्रांसलेशन। इसी को ही हम डायरेक्टली बोल देते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्या होता है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज, यानी प्रूफ रीडिंग भी होता है। देखिए इसका मतलब क्या है, मान के चलो ये 5 प्राइम है और वहां पर 3 प्राइम है, तो कोई भी एंजाइम मूव करवा रहा है, डीएनए बना रहा है 5 टू 3, जैसे ये 5 है वो 3 है, मैं एंजाइम हूं और मैं ऐसे मूव करता जा रहा हूं 5 टू 3 उसको पॉलीमराइज करते हुए। अब मैंने काम कर दिया है, मैं देखना चाहती हूँ कि पीछे जो मैंने काम किया है क्या वो सब सही है। तो मैं क्या करूंगी, अभी मैं कहाँ हूँ? 3 प्राइम पर हूँ, तो मैं पीछे हटूंगी ऐसे, यानी 3 प्राइम से पीछे हटूंगी और फिर ऐसे मूव करती जाऊंगी 3 प्राइम से 5 प्राइम में। अब मैं क्या कर रही हूँ? प्रूफ रीडिंग कर रही हूँ, क्योंकि मैं पहले ऐसे गई 5 से 3, फिर मैं वापस आकर 3 से 5 क्या कर रही हूँ? रीडिंग कर रही हूँ, प्रूफ रीडिंग, कि जो काम मैंने किया है क्या वो सही है। तो यहाँ पर 3 प्राइम से 5 प्राइम जो एक्सोन्यूक्लियेज की एक्टिविटी होती है वो प्रूफ रीडिंग के लिए होती है, यानी ये चेक करने के लिए कि जो काम हमने किया है वो सही है या नहीं है। और 5 टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज प्राइमर रिमूवल के लिए होता है। तो ये तीनों एक्टिविटी जो है डीएनए पॉलीमरेज 1 के पास होती है, और इन सभी एंजाइम में से केवल 1 ही ऐसा है जिसके पास ये वाली एक्टिविटी है, प्राइमर को रिमूव करने की। जैसे आगे देखो, सेकंड वाला जो होता है उसके पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमराइजेशन भी होता है, और 3 से 5 उसके पास प्रूफ रीडिंग भी होती है, लेकिन उसके पास 5 से 3 एक्सोन्यूक्लियेज नहीं होता, मतलब वो प्राइमर को रिमूव नहीं कर सकता। जो थर्ड वाला होता है उसके पास भी अगेन दोनों होती है, वो पॉलीमराइजेशन भी कर सकता है, वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज यानी प्रूफ रीडिंग भी कर सकता है। और ये जो होते हैं 4th और 5th, ये केवल पॉलीमराइजेशन करते हैं, इनके पास ना ही प्रूफ रीडिंग है और ना ही ये प्राइमर को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टेबल आपको याद रखनी है। हमसे क्वेश्चन में पूछा है अबाउट द थर्ड डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, तो यहाँ पर देखो इसके पास 5 टू 3 पॉलीमराइजेशन होता है और 3 टू 5 एक्सोन्यूक्लियेज यानी प्रूफ रीडिंग होती है। इसके पास निक ट्रांसलेशन यानी कि प्राइमर को रिमूव करने वाली प्रॉपर्टी नहीं होती है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं
फर्स्ट में लिखा है इट कैटेलाइज द निक ट्रांसलेशन। क्या ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं। डीएनए पोल थर्ड के पास डीएनए को निक ट्रांसलेशन की प्रॉपर्टी नहीं होती है, तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। हमसे पूछा भी क्या है? गलत बताना है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए बी में लिखा है इट्स एब्सेंस इज लिथल टू इकोलाई। ऑफ कोर्स, देखो डीएनए का रेप्लिकेशन, हालांकि सारे ही एंजाइम क्या कर रहे थे? पॉलीमराइजेशन कर रहे थे, यानी नया डीएनए बना सकते हैं, लेकिन बनाता कौन है? केवल थर्ड वाला। ऐसा इसलिए क्योंकि डीएनए पोल थर्ड काफी स्पीडली काम करता है, तो मेनली डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो एंजाइम यूज किया जाता है वो डीएनए पोल थर्ड है। तो अगर किसी डीएनए में रेप्लिकेशन नहीं होगी, ऑफ कोर्स उस डीएनए की डेथ हो जाएगी, तो वो उसके लिए लीथल हो सकता है, तो ये बात सही है। इट सिंथेसाइज अ कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड यूजिंग अ सिंगल स्ट्रैंडेड टेम्पलेट। बिल्कुल सही बात है। टेम्पलेट क्या होता है? जैसे देखिए ये डीएनए है, वेट अ मिनट, ये डीएनए है इस तरीके से, यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन जब ये रेप्लिकेशन करता है तो ये सिंगल स्टैंडर्ड हो जाते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे। तो यहाँ पर ये सिंगल स्टैंडर्ड हो गया है, ये भी सिंगल स्टैंडर्ड हो गया है। इसको बोलते हैं टेम्पलेट, सिंगल स्टैंडर्ड टेम्पलेट। इसको भी क्या बोलते हैं? सिंगल स्टैंडर्ड टेम्पलेट, क्योंकि इन दोनों का इस्तेमाल करके एक नया डीएनए बनने वाला है, तो ये टेम्पलेट होती हैं। तो यहाँ पर ये जो डीएनए पोल थर्ड होता है, ये सिंगल स्टैंडर्ड टेम्पलेट को यूज करके एक नया डीएनए स्ट्रैंड बनाता है जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है। मतलब अगर यहाँ ए है तो यहाँ टी होगा, यहाँ जी है तो यहाँ सी होगा, यहाँ सी है तो यहाँ जी होगा, यहाँ टी है तो यहाँ ए होगा। इसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है, ये सही है, ये भी सही है, ये गलत है। इट पोजेस 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी। बिल्कुल हम देख के आए हैं, डीएनए पोल थर्ड के पास 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी होती है, तो ये भी हमारा सही है। गलत पूछा है, गलत है फर्स्ट वाला, हमारा आंसर भी हो जाएगा द फर्स्ट ऑप्शन। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 31, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट अ ट्रांसलेशन इनहिबिटर। इन चारों में से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो ट्रांसलेशन को इनहिबिट नहीं करता है? ट्रांसलेशन क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम द एमआरएनए। तो हाँ ठीक है, ट्रांसलेशन ये होता है। तो इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो ट्रांसलेशन को इनहिबिट नहीं करता है? चलिए एक एक करके देखते हैं सभी के बारे में। ओके, तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट वाला होता है दैट इज क्लोरामफेनाकोल। ये क्या करता है क्लोरामफेनाकोल? जो ये प्रोकैरियोट के अंदर इनहिबिट करता है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उनके अंदर ट्रांसलेशन को इनहिबिट करता है, तो प्रोकैरियोट के अंदर ट्रांसलेशन को ये इनहिबिट करता है। और कैसे करता है? देखिए, ट्रांसलेशन में राइबोसोम का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। राइबोसोम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं एज वेल एज अमाइनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। आप सभी को पता होगा प्रोटीन मिलके बना है बहुत सारे अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड के बीच में होता है पेप्टाइड बॉन्ड। तो जब ट्रांसलेशन होती है तो यहाँ पर ये जो राइबोसोम है उसकी जो लार्ज सब यूनिट है वो रोल प्ले करती है इस पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन में। तो ये क्या करता है क्लोरामफेनाकोल, यहाँ पर जो 70S राइबोसोम होता है उसके पास दो सब यूनिट है, 50S और 30S। तो 50S जो होती है वो पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर ये जो क्लोरामफेनाकोल है ये इस 50S सब यूनिट को ही जाकर के इनहिबिट कर देती है, मतलब वो उसको पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बनाने देती है। अब अगर ये नहीं होगा तो ट्रांसलेशन नहीं होगा। तो इस तरीके से क्लोरामफेनाकोल क्या है? ट्रांसलेशन का ही इनहिबिटर है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है? कौन सा नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद बात करते हैं साइक्लोहेक्सामाइड की। ये क्या करता है? ये यूकैरियोट के ट्रांसलेशन को इनहिबिट करता है। यूकैरियोट का जो ट्रांसलेशन होता है ये उसको इनहिबिट करता है। कैसे, क्या इनहिबिशन करता है? ट्रांसलेशन के अंदर 3 स्टेप होते हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। तो यहाँ पर जो ट्रांसलोकेशन वाला स्टेप होता है जिसमें कि जो टीआरएनए है, जो पूरा कॉम्प्लेक्स है राइबोसोम का और टीआरएनए का, वो आगे मूव करता है। जैसे देखिएगा ये हमारा एमआरएनए है, इस तरीके से ये है एमआरएनए, और एमआरएनए पर यहाँ कोडोन बने होते हैं, 3 के यहाँ कोडोन बने होते हैं इस तरीके से। तो जैसे ये मानो फर्स्ट कोडोन है तो यहाँ पर राइबोसोम होगा इस तरीके से, और टीआरएनए भी आ जाता है
एक अमाइनो एसिड लेकर के। फिर जब यहाँ ये हो चुका होता है तो ये वाला पार्ट, ये जो राइबोसोम है, ये आगे मूव करता है और यहाँ आ जाता है, मूव करके वो यहाँ ट्रांसलोकेट हो जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन, इसे बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ये जो साइक्लोहेक्सामाइड है ये क्या करता है, ये स्टेप को ही रोक देता है, मतलब इसको ट्रांसलेट नहीं, मतलब इसको ट्रांसलोकेट नहीं करने देता, आगे नहीं बढ़ने देता। अब अगर ये आगे नहीं बढ़ेगा तो कोड नहीं कर पाएगा, कोड नहीं करेगा तो प्रोटीन ही नहीं बनेगा। ये कहाँ पर करता है, यूकैरियोट के अंदर। तो ये यूकैरियोट के अंदर ट्रांसलेशन को इनहिबिट कर देता है। कैसे? बाय इनहिबिशन ऑफ ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन स्टेप। जो ट्रांसलोकेशन वाला स्टेप होता है उसको ही इनहिबिट कर देता है, किसके अंदर, यूकैरियोट के अंदर। तो अगेन ये भी एक ट्रांसलेशन इनहिबिटर है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद प्यूरोमाइसिन क्या करता है, प्यूरोमाइसिन यूकैरियोट एज वेल एज प्रोकैरियोट दोनों में ही इनहिबिट करता है ट्रांसलेशन को। कैसे? देखिए ये प्यूरोमाइसिन जो है मिमिक करता है एज अ टीआरएनए ऑफ टायरोसिन। ठीक है, लिख देती हूं मैं। ये क्या करता है, मिमिक्री करता है, मिमिक्री ऑफ टायरोसिन, ऑफ टायरोसिन टीआरएनए। देखिए कैसे, जैसे होता ये है कि हमारे पास ये पूरा जो है यहाँ कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, ये कोडोन जो है यहाँ पर, ये वाला मानो ये कोड करता है टायरोसिन को, ये वाला जो है टायरोसिन को, ये कोड करता है टायरोसिन को। ठीक है, तो यहाँ पर टायरोसिन कौन लेके आता है, टीआरएनए, हमें पता है टीआरएनए आएगा और टायरोसिन यहाँ लेकर के आएगा ऐसे, टायरोसिन। तो अब होता क्या है, ये प्यूरोमाइसिन जो है ये भी टीआरएनए की तरह ही काम करता है, मतलब जैसा ये टीआरएनए है ऐसा ही ये प्यूरोमाइसिन भी होता है। तो ये आकर के यहाँ बाइंड हो जाता है। बस डिफरेंस ये है कि अगर टीआरएनए आता तो वो टायरोसिन लेकर के आता, ये प्यूरोमाइसिन के पास तो टायरोसिन नहीं होता, तो ये खाली आकर के बैठ जाता है। अब ये यहाँ आकर के बैठ गया है, कोई यहाँ अमाइनो एसिड है नहीं, तो साइकिल जो है आगे नहीं चलेगी। ओके, तो ऐसा देखो, टायरोसिन तो दोनों में चाहिएगा, यूकैरियोट में भी प्रोकैरियोट में भी। तो ये दोनों के अंदर इनहिबिट कर सकता है ट्रांसलेशन को। कैसे करता है, क्योंकि मिमिक्री कर सकता है टायरोसिन टीआरएनए की तरह, आकर के उस साइट पर बैठ जाएगा जहां इसको आना था, टायरोसिन के टीआरएनए को आकर बैठ गया है, तो आगे रिएक्शन नहीं चलेगी। तो इस तरीके से ट्रांसलेशन को इनहिबिट कर देता है। तो ये भी ट्रांसलेशन का ही इनहिबिटर है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद है रिफाम्सिन। देखो रिफाम्सिन क्या करता है, ये इनहिबिटर है ट्रांसक्रिप्शन का। व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? ट्रांसक्रिप्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम द डीएनए। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम द डीएनए। तो यहाँ इसके लिए हमें एक एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है जिसे बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज, जिसे हम बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज, जो कि डीएनए से आरएनए को बनाता है। इसके अंदर कई सारे साइट होती है, जैसे कि अल्फा है, अल्फा डैश है, बीटा है। तो यहाँ पर इसकी जो बीटा सब यूनिट होती है उसको आकर के ये रिफाम्सिन जो है इनहिबिट कर देता है, जिस वजह से ट्रांसक्रिप्शन रुक जाती है। तो बेसिकली रिफाम्सिन जो है ये ट्रांसक्रिप्शन का इनहिबिटर है, ना कि ट्रांसलेशन का। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि चारों में से कौन सा ऐसा है जो ट्रांसलेशन का इनहिबिटर नहीं है, तो वो रिफाम्सिन है, क्योंकि ये ट्रांसक्रिप्शन का है। तो हमारा आंसर हो जाएगा द फोर्थ ऑप्शन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है एनएटी टाइप का है, यानी यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना है और खुद से टाइप करना है। वहाँ पर ऑप्शन होता है टाइप करने का, आप इस चीज़ के लिए वरी मत करो कि कैसे लिखेंगे। वहाँ ऑप्शन मिलता है आपको टाइप करने के लिए, कैलकुलेटर के लिए भी। अगर कोई एमएसक्यू क्वेश्चन है तो वहाँ कई सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं करने के लिए। ठीक है, तो देखिएगा इस क्वेश्चन में दिया है अ डाई वाज अलाउड टू अंडरगो माइग्रेशन ऑन अ क्रोमेटोग्राफिक पेपर यूजिंग अ solvent. The dye and the solvent front migrated 5 and 20 centimeter respectively from the point of origin. The retention factor for the dye is. यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये आया हुआ है क्रोमेटोग्राफी से। तो देखिएगा इस तरीके से ये क्रोमेटोग्राफिक पेपर होता है और ये है इसके अंदर ये जो पूरा पार्ट है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ होता है सॉल्वेंट। ठीक है, और इस सॉल्वेंट में हमने क्या लिया है, डाई लिया है। देखो लिखा है
डाई क्या है एंड द सोलवेंट, ये सोलवेंट है इसके अंदर पूरा, और यहाँ मानो हमने रख दिया है डाई, यहाँ डाई। तो इसके बाद फिर अलाउड किया जाता है कि ये मूव करें। अब बताया भी गया है कि जो माइग्रेशन हुआ है सोलवेंट का और डाई का, जो माइग्रेशन हुआ है वो कितना है, डाई का है 5 और सोलवेंट का है 20। तो मानो ये पूरा हमारे पास पेपर है और यहाँ कहीं मान लेते हैं कि 20 सेंटीमीटर है और यहाँ कहीं मान लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर है। तो ये जो डाई है ये तो केवल यहाँ तक मूव कर पाई है, जबकि हमारा सोलवेंट जो है वो यहां तक मूव कर पाया है, जो कि 20 सेंटीमीटर है और डाई 5 सेंटीमीटर तक। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है रिटेंशन फैक्टर क्या होगा। ये क्या होता है, रिटेंशन फैक्टर RF से इसको लिखते हैं। ये होता है कि जो सोल्यूट है हमारा उसने कितना मूव किया है अपॉन में जो सोलवेंट है हमारा उसने कितना मूव किया है। माइग्रेशन ऑफ सोल्यूट अपॉन माइग्रेशन ऑफ सोलवेंट, दिस इज कॉल्ड रिटेंशन फैक्टर। तो देखिए यहाँ पर सोल्यूट क्या है, डाई, और सोलवेंट तो हमें दिया है। तो देखिए सोल्यूट क्या है, 5 है, और सोल्यूट 5 है और सोलवेंट कितना मूव किया है, 20। तो 5 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, इसको हम जब सोल्व करेंगे देखिए कितना आ जाएगा, 1/4 यानी 0.25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इन दोनों का जो रिटेंशन फैक्टर है वो कितना होगा, 0.25 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ लिखा क्या है, राउंडेड ऑफ टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। अच्छा, आपको इस बात का याद रखना है, क्वेश्चन में जो भी लिखा है उसी अकॉर्डिंग आपको अपना आंसर टाइप करना है। जैसे देखो हमारा आंसर आया है 0.25, यहाँ लिखा है कि डेसिमल के बाद आपको 2 प्लेस तक लिखना है। जैसे डेसिमल आया है उसके 2 प्लेस तक आपको लिखना है, लेकिन अगर आप यहाँ लिख देते हैं, आपने यहाँ मानो लिख दिया 0.2, तो ये आपका आंसर गलत है। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि डेसिमल के 2 प्लेस तक लिखना है तो आपको आंसर लिखना होगा 0.25 सेंटीमीटर। तो ये आपका सही आंसर होगा। ओके, तो यहाँ हमारे इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है 0.25। अगेन अगर ऐसा क्वेश्चन कोई आता है तो आप ये फॉर्मूला यूज करके आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन आया है, द pKa values of the carboxylic and the amino groups of an amino acid with a non-ionizable side chain are 2.17, 9.13 respectively. The isoelectric point of this amino acid is, यानी आपको PI फाइंड आउट करना है। यहाँ पर आपको PI फाइंड करना है। तो देखिए हमारे पास जो है 2 टाइप के अमाइनो एसिड होते हैं, एक जिनकी R चेन जो है, R पार्ट जो होता है वो नॉन आयनाइजेबल है, और एक ऐसे जिनका जो R चेन है वो आयनाइजेबल है। जैसे एग्जांपल लें अगर टायरोसिन का, तो देखिए ऐसे होता है टायरोसिन का डायग्राम, मतलब स्ट्रक्चर। यहाँ होता है CH2, एक होती है रिंग ऐसे, और यहाँ होता है OH। तो यहाँ ये तो होते ही हैं। बात करते हैं जो R ग्रुप है, ये कैसा है, आयनाइजेबल है, क्योंकि ये अलग अलग pH पर अपने H को यहाँ से हटा सकता है। H को यहाँ से हटाएगा तो क्या हो जाएगा, O नेगेटिव। तो देखो बन गया है आयन। तो ये एक ऐसा अमाइनो एसिड है जो आयनाइजेबल है। लेकिन बात करें अगर ग्लाइसिन की बात कर लेते हैं, जैसे COOH है, C है, H है, NH2 है, और ऐसे ही यहाँ पर भी H होता है। अब इनमें से इन 2 को छोड़ करके इसकी जो R ग्रुप होता है उनमें कोई भी ऐसा कंपाउंड नहीं है जो आयनाइजेबल हो, तो इन्हें हम बोलेंगे नॉन आयनाइजेबल अमाइनो एसिड। तो क्वेश्चन में आपको ऐसे दिया है कि उसकी जो मतलब अमीनो ग्रुप है वो कैसा है, नॉन आयनाइजेबल साइड चेन वाला है। ठीक है, तो वहां पर जो दिया है आपको pKa वैल्यू कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए वो कितनी है, 2.1 कितना है, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए है 2.17, और अमीनो के लिए है 9.13। आपसे PI पूछा है। अब देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आया है जिसकी R चेन कैसी है, नॉन आयनाइजेबल है, तो उसका PI निकालना बहुत आसान होता है। बस आप उन दोनों को लिखेंगे 2.17 प्लस 9.13 और उनको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो अगर कोई ऐसा अमाइनो एसिड है जो नॉन आयनाइजेबल है तो उसका PI निकालने के लिए आपको उनके pKa वैल्यू का एवरेज लेना होता है। ठीक है, तो बस यहाँ पर भी हम ऐसा करेंगे। देखिए कितना हो जाएगा, ये 7 और 3 10,
एक एक दो और एक एक दो 3, 9 और 2 11 अपॉन 2। सोल्व करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 2 पंजे 10, 0.6 और 5। तो हमारा आंसर आ गया है पी आई वैल्यू कितनी होगी 5.65। क्वेश्चन में क्या लिखा है, राउंडेड ऑफ टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। डेसिमल के बाद आपको 2 पॉइंट लिखने हैं, तो आंसर को बिल्कुल सावधानी से लिखोगे। तो कितना आंसर है 5.65, दैट विल बी द आंसर। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन आया हुआ है, the number of ATP molecules required for the complete assimilation of one molecule of CO2 in Calvin cycle। कैल्विन साइकिल क्या होती है, फोटोसिंथेसिस में जो डार्क रिएक्शन होती है जहां पर CO2 को फिक्स करके ग्लूकोज बनाया जाता है, उस रिएक्शन को बोलते हैं कैल्विन साइकिल। तो आपसे पूछा है कि अगर हमें एक CO2 को फिक्स करना है, एसिमिलेट करना है, तो वहां कितने नंबर ऑफ ATP की रिक्वायरमेंट होगी। तो देखिएगा यहाँ हम ये बेसिक सा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, हालांकि काफी डिटेल में होता है ये, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए डायग्राम काफी है। जैसे आप देख सकते हैं, पहले होता है रुबिस्को। रुबिस्को क्या करता है, कन्वर्ट करता है फर्स्ट स्टेज, मतलब कि कार्बन का फिक्सेशन होता है। यहाँ 3 मॉलिक्यूल की बात की गई है, यानी 3 CO2 के मॉलिक्यूल हैं, और आप देख सकते हैं 6 ATP यहाँ लगी हैं और 3 ATP यहाँ लगी हैं। मतलब टोटल कितना हो गया है, टोटल हुआ है 6 7 8 9 ATP। तो 3 CO2 के मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए 9 ATP की जरूरत है। तो 9 ATP फॉर 3 CO2, तो ऑब्वियसली 1 के लिए कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 ATP फॉर 1 CO2, ठीक है। और अगर यहाँ बात करें 6 CO2 की, अगर मुझे 6 CO2 को फिक्स करना है तो कितने हो जाएंगे, 1 के लिए 3 है तो 6 के लिए 18 ATP होते हैं, ठीक है। अगली बार हो सकता है क्वेश्चन आपसे 6 कार्बन का पूछ ले या 3 का पूछ ले, तो आपको इस तरीके से करना है। ओके, तो हमारा इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा, हमसे पूछा है 1 CO2 को फिक्स करने के लिए कितने ATP, तो 3 ATP की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमारा आंसर होगा 3, आंसर हो जाएगा 3 ATP, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35, द एब्जॉर्बेंस ऑफ 5 × 10⁻⁻⁴ molar solution of tyrosine at 280 nanometer wavelength is 0.75. The path length of the cuvette is 1 centimeter. The molar absorption coefficient at the given wavelength in molar per centimeter correct to the nearest integer is। मतलब आपको यहाँ इंटीजर की फॉर्म में बताना है अपना आंसर, डेसिमल में नहीं बताना है। क्वेश्चन कहाँ से आया है देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है हमारा एब्जॉर्बेंस निकालने के लिए होता है, ठीक है। जैसे ये कहाँ से आया है, SM क्यूबिट रखते हैं, इसमें अपना कोई भी सब्सटेंस रखते हैं और फिर वहाँ देखते हैं कि इसने कितनी वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब किया है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, जब हमें निकालना होता है कि कितना एब्जॉर्बेंस हुआ है, तो उसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर E क्या होता है, मोलार एटोनेशन कोफिशिएंट होता है। C क्या होता है, कंसंट्रेशन कितनी है वहाँ, और पाथ लेंथ मतलब जिसमें हमने लिया है, ये जो ट्यूब हमने ली है इसका पाथ लेंथ मतलब कितनी हाइट में कितनी है, ठीक है। इसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिएगा फॉर्मूला है हमारा AECL, ठीक है। तो यहाँ हमें क्या निकालना है, यहाँ हमें निकालना है मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, यानी कि हमें यहाँ E निकालना है। आपको एब्जॉर्बेंस दिया गया है, C भी दिया है और L भी दिया है। देखो कैसे कहा है कि जो एब्जॉर्बेंस है इतने सॉल्यूशन की, मतलब ये क्या है, ये कंसंट्रेशन है। तो लिख लेते हैं, E हमें फाइंड आउट करना है, इसको एज इट इज रखेंगे। कंसंट्रेशन कितनी है, 5 × 10⁻⁻⁴ मोलार, और लेंथ कितना दिया है, देखिए लेंथ दिया है हमको 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ओके। और एब्जॉर्बेंस कितनी दी है, 0.75। E फाइंड आउट करना है तो E को इधर ही रखेंगे और बाकी जो चीजें हैं वो मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर के डिवाइड में हो जाएंगी। 0.75 अपॉन 5 × 10⁻⁻⁴ × 1, इसको सोल्व करेंगे, इधर आ जाएगा E। देखो सोल्व कैसे करेंगे इसको हम, अगर मैं 10⁻⁻⁴ को ऊपर लेके जाऊं तो ये 4 हो जाएगा। 0.75 ×
4 का मतलब होता है 4 zeros। नीचे क्या आया है, नीचे बचा है 5, ये पॉइंट हटाया तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगी। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो चली गई हैं। 5 से फिर हम 75 को डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5 और 5 5 25, ठीक है, मतलब 15 इंटू 100 यानी कि 1500। तो ये कोफिशिएंट हमारा कितना आया है, 1500 आया है। और क्वेश्चन में हमसे कहा भी क्या है, इंटीजर की फॉर्म में लिखना है, डेसिमल में नहीं लिखना है। आंसर भी हमारा इंटीजर में ही आया है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ 1500। ओके, तो देखिएगा इस क्वेश्चन मतलब इस पेपर के अंदर जो 8 क्वेश्चन आए हुए हैं वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। ये सारे क्वेश्चन कैसे थे, 1 मार्क के थे, जिसमें हमने एनईटी भी देखा है और एमसीक्यू क्वेश्चन भी देखे हैं। अगली वीडियो में हम इसी ईयर के बायोकेमिस्ट्री के ही जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, जो 11 होते हैं, उनको हम सोल्व करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में अगर आपको कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।